और मैम उन्होंने इनको म्यूट कर रखा है, रुको करती हूँ अनम्यूट। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ वो है, इन लोगों को म्यूट करना कभी कभी बहुत जरूरी भी होता है, बट कोई नहीं, गुड लास्ट में इवनिंग वो मैम। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कब से गुड इवनिंग हो गई थी मेरी। यस टीचर, गुड हम तैयार है आज की क्लास गुड के इवनिंग लिए। मैम गुड टीचर इवनिंग मैम गुड इवनिंग मैम गुड मैम। इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी हम आज का, हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। अभी हम लोग आज का पाठ शुरू करेंगे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। पहले पाठ पढ़ेंगे, लास्ट के जो मिनट्स होंगे मैं मैम को बोलूंगी, वो आप लोगों को अनम्यूट करेंगी, क्योंकि कई बार आप लोग बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, पर कभी कभी हर बच्चा बात करना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब भी हो जाती है। शायद से मैम ने इसलिए म्यूट किया होगा, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो जाता है, पर आप सभी लोगों को लास्ट में बोलने का मौका मिलेगा, राइट। तो आज हम, हाँ आज हम पढ़ेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विषय में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की थी। उनका प्रमुख नारा था, जैसे गांधी जी ने बोला है डू एंड डाई, करो या मरो, वैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने बोला है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मतलब हम अपना राज्य लेकर रहेंगे, जो हमारे यहाँ पे विदेशी राज्य था, जो ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ पे शासन कर रही थी, उनसे हम हमारा राज्य अधिकार वापस लेके रहेंगे, और वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम भारतीय हैं, भारत हमारा है, यही उन्होंने प्रमुख नारा दिया था। उन्होंने अंग्रेजों को कहा था कि आप भारत छोड़ दो, भारत हमारा है, यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। देखिए, जन्म 1856 यानी 1856, दापोली, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र के ही हैं। आप लोग इनके विषय में अच्छे से जानते हैं सभी लोग, लास्ट में हम लोग चर्चा भी करेंगे। इनकी मृत्यु हुई है 1920 मुंबई महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। यानी अंग्रेज समझ गए थे कि अब ये भारतीय हमसे अपना भारत लेकर रहेंगे। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। देखिए, जैसे हम कई बार लगाते हैं, जैसे आप भी बहुत सारे बच्चे हैं, आपका कभी किसी बच्चे का नाम होता है वेदिका मोरे, है ना, रुद्र जाधव, आप पीछे हम पटेल सरनेम जोड़ते हैं अपने, है ना, माली, या फिर जैसे मेरा है उमा रानी द्विवेदी, है ना। तो हम सब लोग क्या करते हैं, अपने सरनेम जोड़ते हैं। लेकिन जब हमें कोई उपाधि दी जाती है ना, जब हमें कोई उपाधि प्रदान की जाती है, तो वो हमारे नाम के आगे जुड़ती है। हमारा जो सरनेम होता है वो हमारे नाम के पीछे लगता है, और जो उपाधि होती है वो नाम के आगे लगती है। जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, है ना। जैसे आगे देखिए, प्रमुख कृतियां हैं इनकी, गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल, निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। वो कहते हैं, मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। वो ये बताना चाहते हैं कि शरीर से मैं आपको वृद्ध दिख सकता हूँ, आप मुझे बूढ़ा समझ सकते हो, लेकिन मेरे अंदर जो उत्साह है वो जवानों वाला है। यानी कि मैं मन से जवान हूँ, मन से बूढ़ा नहीं हूँ। मैं युवावस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। जब हम युवा होते हैं, युवा मतलब जब हम जवान होते हैं, हमारे अंदर जो जवानी आती है, जो हमारी एक अवस्था होती है, युवावस्था जो होती है हमारी, उसका जो विशेष अधिकार है, जब हम युवा होते हैं तो हमारे अंदर बहुत अधिक हौसला होता है, जुनून होता है कुछ करने का, उत्साह होता है, मन एकदम जोश से भरा हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता, उस जोश को, उस उत्साह को जो मेरे अंदर जवानी में था वो आज भी है। शरीर से बूढ़ा हूं और मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल यानी बल से परिपूर्ण बनाने से इनकार करना, यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वो कहते हैं, मेरी जो विचार शक्ति है, जो विचार करने की जो शक्ति एकदम जवानों वाली है, उत्साह है मेरे मन में, सबल बल के साथ
यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब जो मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। वो कहते हैं कि मैं शरीर से वृद्ध हूँ, लेकिन अब जो भी बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो आप ये समझिए, चिर मतलब सदैव, हमेशा युवा रहने वाला व्यक्ति है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। ये तो हमने श्रीमद् भगवत गीता में भी पढ़ा है कि जो हमारा शरीर होता है वो एक वस्त्र के समान है। जैसे जब हमारे कोई वस्त्र छोटे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं और दूसरे वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो वैसे ही जो आत्मा है, जैसे हमारे लिए वस्त्र एक कपड़ा है, वैसे ही आत्मा के लिए शरीर एक कपड़ा है। जब वो जर्जर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो आत्मा अपना कपड़ा बदल लेती है और वो दूसरे शरीर में चली जाती है। आत्मा कभी मरती नहीं है। तो वो यही बताना चाहते हैं कि शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है, कमजोर हो सकता है शरीर, और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल लीग, उन्होंने एक होम रूल लीग चलाया था। उसका उद्देश्य था कि हम भारत को वापस लेंगे, भारत हमारा है। होम रूल गतिविधियों से भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छुपी भावना अमर एवं अविनाशी है। यानी होम रूल जो हमने स्थापित किया है, जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, उसकी जो भावनाएं हैं वो अमर है, कभी ना बनने वाली, अविनाशी, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, यानी वही भावना हमारी हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि वह ईश्वर से एकाकार ना हो जाए। यानी हमारा देश, हमारा भारत, हमें जब तक वापस नहीं मिल जाता, हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्व मतलब मेरा, राज्य मतलब देश, ये मेरा है और मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि इन अंग्रेजों से वापस लेना। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। यानी मेरे अंदर जो भाव है, उस भाव को कोई भी हथियार नहीं काट सकता। उस भावना को कोई हथियार काट ही नहीं सकता, कोई आग नहीं जला सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। यानी शरीर को तो पकड़ सकते हो, लेकिन मन के अंदर जो भाव है कि आप उसको पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कि कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशु लिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त हैं, के सामने भी हम स्वशासन चाहते हैं। यानी हम हमारे देश में, स्व मीन्स हमारा, शासन मीन्स राज्य, हम हमारा राज्य चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, ना कि वह जिसकी परिणति दास्ता में हो। यानी राजनीति क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिक्स साइंस जो कि हमारे देश में है, वो पॉलिटिक्स क्या है। वो कहते हैं वो पॉलिटिक्स ये नहीं है कि हम किसी के दास बन जाए। पॉलिटिक्स स्वशासन करना है, अपना अपने ऊपर शासन करना, ना कि किसी के दास बन जाना। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। वो कहता है जो राजनीति है वो, जैसे हमारे वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें, तो अभी हमारे जो वेद है वो 4 वेद है। तो वो कहते हैं कि हमारे देश, ये जो हमारे देश के जो वेद है वो क्या है, राजनीति का विज्ञान। जो राजनीति के विज्ञान है वही हमारे देश का वेद है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं आपके पास एक आत्मा, यानी हर व्यक्ति के पास अपनी एक आत्मा, एक सोल है, जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हर व्यक्ति के अंदर जगाना चाहते हैं। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। अज्ञानी, यहाँ पर देखिए, अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोग कौन है, ब्रिटिशर्स है। यानी कौन से, ब्रितानी शासक। ब्रिटिशर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रितानी शासक। जो अंग्रेज हैं हमारे पर, वो अज्ञानी है, कुचक्री है और स्वार्थी भी है। कु मतलब बुरा, चक्र यानी बुरा शासन चलाने वाले लोग हैं। स्वार्थी हैं यानी सिर्फ अपना भला चाहते हैं। अज्ञानी जिनके अंदर ज्ञान नहीं है। और आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, यानी अंग्रेजों ने, जो कुछ भारतीय उनके साथ मिले हुए थे, उनकी आंखों पर ही पर्दा डाल दिया था। राजनीति के विज्ञान के 2 भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। यानी जो राजनीतिक विज्ञान है
उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला दैवीय यानी ईश्वरीय देवता वाली शक्ति, दूसरा राक्षसी यानी जो राक्षस वाला भाग होता है। दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, यानी एक अच्छे लोग जो राजनीति के पक्ष में राजनीति अच्छे से करना चाहते हैं, दूसरे राक्षस की प्रवृत्ति के लोग यानी बुरे लोग। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है, एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है, यानी कि अगर हमारे देश पे हमारा शासन है, स्वशासन है, और हम उस शासन को बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो वो दैवीय में आएगी। और यदि हमें किसी ने दास बनाया हुआ है तो वो राजनीति किस में आएगी? दूसरे में, राक्षसी भाग में। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। नैतिक यानी व्यक्ति के अंदर मानव है, मानवता होती है, नैतिकता होती है, अगर आप किसी नियम कायदे का आदेश से चल रहे हैं तो, जो कि अंग्रेजों में नहीं थी। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है, यानी ऐसे लोग जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमें अपना दास बनाए हुए हैं, यदि कोई उसे उचित ठहराता है कि हाँ जो अंग्रेज कर रहे हैं वो सही है, तो मेरी दृष्टि में वह व्यक्ति, ये कहने वाला जो व्यक्ति है वो पाप का भागी है, यानी उसको पाप लगेगा। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। राजनीति और धर्म किसका अंग है? शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं कि राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये। वो कहते हैं कि जो राजनीति है वो धर्म यानी जो शिक्षा है, शिक्षा का ही अंग है, राजनीति भी और धर्म भी। लेकिन जो विदेशी लोग हैं जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है, वो हमें ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हुए हैं, कोई धर्म नहीं है। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है। यानी अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए कुछ गलत है, हमारे देश के लिए कुछ गलत है, तो कुछ लोगों के अंदर वो हिम्मत होती है, वो साहस होता है कि सामने से खड़े होकर ये कह सकते हैं कि ये बात गलत है। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता। वो कहते हैं लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ, यानी वो कह रहे हैं मैं लोगों को यही सिखाना चाहता हूँ कि जो चीज गलत है वो गलत है, और हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम गलत चीज को गलत कह पाए। कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। शिक्षा के दो अंग है, राजनीति और धर्म। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती हैं कि राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह यह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? यानी इंग्लैंड जो है किसकी मदद ले रहा है? हमारी मदद ले रहा है, भारत की मदद ले रहा है बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण प्रदान करने के लिए, और वो हमसे कह रहा है कि हम स्वशासन नहीं कर सकते। जो हम में दोष देखते हैं वे लोग ही प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। यानी एक तो हमसे ही फायदा ले रहे हैं, हमारे अंदर ही कमियां गिना रहे हैं, तो ये तो वो लोग हो गए जो भगवान सभी के ऊपर दया करते हैं, उसमें भी कमी देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। हमें डर छोड़ देना चाहिए, भय छोड़ देना चाहिए, आगे क्या होगा उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमें ये दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाना चाहिए कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की जो आत्मा है उसकी हम रक्षा करके रहेंगे। उसके लिए हमें चाहे कितने ही कठोर से कठोर प्रयास क्यों ना करने पड़े। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है, यानी जो हम जिसके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिस पार्टी के हैं, कांग्रेस के, उन्होंने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था कि हम अब होम रूल लीग लाएंगे और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके ऊपर काम करेंगे। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, यानी प्रांतीय सम्मेलन होते थे पहले, वो कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प हैं, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाएं, यानी चाहे हम इसके लिए हमें मरना ही क्यों ना पड़े,
चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, यानी चाहे हमें अपना देश छोड़ के कहीं एकांत में जाना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े, श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराएं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराएं कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव, संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से सुशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। संभव यानी जो उचित हो, संभव हो, संवैधानिक जो कानून के अनुसार हो, विधि सम्मत जो हमारे विधि में लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस तरीके से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। उस तरीके से ही हम अपने शासन को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। यानी जिस समय बात हो रही है उस समय हमारे भारत की जनसंख्या कितनी थी? 30 करोड़। ठीक है, तो जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया था कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। मतलब हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मरुभूमि का मतलब बंजर भूमि होता है, सॉरी, है ना। तो जर्जर मतलब होता है कमजोर। होम रूल एक ऐतिहासिक आंदोलन। आशुलिपि, संकेत लिपि या शॉर्ट हैंड, नैतिक नीति संबंधी औचित्य, उपयुक्तता, उचित होने की अवस्था। कृत संकल्प, जिसने पक्का संकल्प लिया हो। मरुभूमि, बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि। असंवैधानिक, संविधान के अनुसार। अवगत कराना, परिचित कराना या बताना। आंखों से पर्दा हटाना, वास्तविकता से अवगत कराना, है ना। तो इसमें क्या है कि एक सेकंड, इसमें है तिलक जी जो है, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने जितना भी काम किया है वो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार पर किया है। विधानों को पढ़कर गलत विधानों को सही करके लिखे। तिलक जी ने कहा है कि वे यद्यपि शरीर से जवान है किंतु उत्साह से बूढ़े हैं, तो ये गलत है। उन्होंने क्या कहा था? वे शरीर से बूढ़े हैं किंतु उत्साह से जवान है। प्रांतीय सम्मेलन अंग्रेजों की देन है? नहीं, प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस जो सरकार है, जो कमेटी थी उन्होंने जो बनाई थी, उसकी देन है। टिप्पणी लिखो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कौन थे। होम रूल लीग क्या था ये आपको बताना पड़ेगा। जन्म सिद्ध अधिकार की विशेषताएं क्या थी। लोकमान्य तिलक जी द्वारा दिया गया नारा क्या था? तो स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उससे पहले आप लोग शायद से अनम्यूट है, पर कोई बोलेगा नहीं। अगर एक भी बच्चा बोला मेरे अलावा, जिसको मैं बोलूंगी वही बोलेगा, सबको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप मैं बोलूं फिर सब रह जाएंगे। ठीक है, तो ओके मैम। बार बार अभी मैं यस, वेरी गुड। जयश्री के नाम से किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अभी आपको मैं बुक रीडिंग कराती हूँ। और ओम के नाम से भी किसी ने किया है, वो सेकंड नंबर पर करेंगे। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले उन बच्चों को देखूंगी जिन्होंने क्लास में एक बार भी अभी कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले जयश्री नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया उनका नंबर है। आपको आवाज आ रही है जयश्री मेरी? आ रही मैम। पढ़िए, हाँ पढ़िए। आ रही है मैम। यस मैम। हाँ स्टार्ट करिए, स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आपको। जब मैं पढ़ूं क्या मैम? आपने हाँ पढ़िए। मैम आपने जयश्री को बोला ना? हाँ मैंने जयश्री को बोला था और मैंने ओम को भी बोला था। जयश्री आपको नहीं पढ़ना है? टीचर में पढ़ूं मैम? मुझे कहा था, मुझे चांस नहीं मिला था मैम। टीचर मैं रुद्र से तो पढ़ूं क्या? मुझे याद है। पिछली बार मुझे चांस नहीं मिला था।
टीचर मैं रुद्र यादव पढ़ूं क्या? मैं पढ़ूं क्या प्रेरणा? टीचर मैं रुद्र यादव पढ़ूं क्या? अभी आप फिर से चालू हो गए, फिर से चालू हो गए। आप टीचर को बोलने मैं पढ़ूं क्या प्रेरणा? टीचर रुद्र यादव। रुद्र आप पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम, मैंने फिर बोला था 52 के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिनका वीडियो भी नहीं ऑन है। टीचर मैंने नहीं पढ़ा था लास्ट टाइम। पढ़िए। क्लास में नहीं पढ़ने मिला, मैं पढ़ूं? 52 के नाम से बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्ची ने, जिसका वीडियो भी अभी ऑन था, उनको पढ़ना है। मैं युद्ध पर शरीर से पढ़ूं कि तू उत्पादन में जवान हो। मैं उत्साह में जवान हूँ। मैम मैं पढ़ूं क्या कल्याणी? बेटा कोई नहीं पढ़ेगा, मैं ही पढ़ती हूँ। मैं नेक्स्ट टीचर प्लीज रुद्र यादव एक ही बार। पढ़ती हूँ ना प्रेरणा, प्लीज। रुद्र यादव नहीं करेंगे रुद्र मयूर पवार। प्लीज अभी आपका जो पार्ट है, मुझे इस अभी आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मेरा विद्रोह। आप लोग ध्यान से समझिए क्योंकि आप नहीं कोऑपरेट अधिकार नहीं है। इसकी जो लेखक है वो है सूर्यवाला। पाठ है मेरा विद्रोह और पाठ के लेखक का नाम है सूर्यवाला। इनका जन्म हुआ है 1943 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। परिचय है समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्यवाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियां, उपन्यास और हास्य व्यंग संबंधित रचनाओं का लेखन कार्य किया है। आपको प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्यामता सराफ पुरस्कार, व्यंगश्री आदि अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियां हैं मेरे संधि पत्र, अग्निपाखी, यामिनी कथा, 21 कहानियां आदि। मेरा विद्रोह किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल करने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। यानी जो लेखक है वो हमें बताना चाह रहे हैं कि किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल करने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती। यानी देख लिए किधर गए थे। उन्होंने कहा लॉन्ड्री में कपड़े देने। लॉन्ड्री मतलब कपड़े धुलवाने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पे मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने खुद कपड़े खुद नहीं धो सकते हो। मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर आता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा। उनका दहाड़ना, गर्जना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नजरों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार विसूरते चले जाना। ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिताजी की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया। ध्यान से सुनिएगा, इसमें लेखक अपने पिता के विषय में बताते हुए कहते हैं और स्वयं के विषय में भी बताते हैं कि मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, मैं बहुत धीरे से घर में आने की कोशिश करता हूँ। मेरे पिताजी जो कोने में बैठे रहते हैं उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी जाती है, यानी मुझे निगाहों से दबोच लेती है। पूछते हैं किधर गए थे? मैं कहता हूँ लॉन्ड्री में कपड़े देने गया था। तुम्हारे कपड़े तो रोज लॉन्ड्री में धुलते हैं। मैंने कहा रोज कब जाते हैं? वो कहते बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? वो कहते हैं मैं गुन्नाता हुआ ढीठ से अंदर जाता हूँ। ढीठ मतलब ऐसा बच्चा जो सुनता नहीं है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, परिणाम वही होगा। लेखक का मन करता है कि पिताजी को 2-4 सुना दूं जब ये मुझसे कहते हैं, मैं भी उनको जवाब दूं, पर पता है कि मेरे जवाब देने का रिजल्ट क्या होगा। उनका दहाड़ना गरजना, यानी वो मेरे ऊपर और गरजेंगे, दहाड़ेंगे, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना, फिर मैं घर से गायब हो जाऊंगा और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नजरों से बचना, और हफ्ते भर तक हम पिता पुत्र एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते, नजरों से बचना चाहते हैं। सामना पड़ने पर मेरा डिटाई से गुजर जाना, और अगर मैं उनके सामने पड़ भी जाऊं तो मुंह हटा के उनसे डिटाई से गुजर जाना, यानी उनसे बातचीत ना करना। माँ का रोना धोना और
फिर जब ये सब होता है कि पिताजी में और मुझ में गुस्सा गुस्सी हो जाती है, तो माँ रोने धोने लग जाती है और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए कहते हुए हमारे कर्म खराब है, लगातार विसूरते चले जाना। ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। लेखक कहता मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे पिताजी से इस तरीके की लड़ाई कब से और कैसे शुरू हो गई। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही यानी ऐसा ही शरारती, उद्यमी, उद्दंड यानी किसी की बातों को ना मानने वाला, शरारतें करने वाला और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, यानी बचपन में खूब सब कुछ शरारतें की, लेकिन जीवन कैसा था, शहद का प्याला, यानी एकदम बहुत मीठा, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिताजी की महत्वाकांक्षा का जहर, महत्वाकांक्षा यानी हमारी इच्छाएं होती हैं कि बेटा बड़े होकर ये काम करेगा वो करेगा, उसका जो जहर था उस प्याले में घुल गया। यानी जो जीवन की मिठास थी वो पिताजी की महत्वाकांक्षाओं वाले जहर जहर घुल गया उन मिठास में। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल संवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटकाया, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिला कराने में सफल हो गए। कॉन्वेंट स्कूल यानी इंग्लिश मीडियम में मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण, क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर भी शिक्षिकाएं भी शाबाशी की ठोकरें उछालती। मैम तुमचा आवाज अटकतो। बेटा म्यूट कर लीजिए, आपने अनम्यूट किया है इसीलिए मेरी आवाज अटकी है। लेखक कह रहा है कि मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा, घर में पूरे तौर से हिंदी वातावरण। लेखक कहता है मेरे घर में सब हिंदी बोलते थे और मेरा एडमिशन पिताजी ने इंग्लिश मीडियम में करवा दिया। क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी मॅडम उद्या कोणता धडा शिकवायचा आहे, विषय कोणता घ्यायचा आहे? बेटा मैम पढ़ा रही है ना, अभी आप म्यूट कर लीजिए। जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रभाव अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा था। कहते हैं लेखक कि मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया। वहां पे जिन बच्चों के घर में अंग्रेजी बोली जाती थी, वे छोटे छोटे बच्चे आके धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते थे। धारा प्रभाव मतलब एकदम, जैसे हम हिंदी बोलते हैं अच्छी वाली। तो लोग सब उन्हीं बच्चों का दबदबा था। क्लास में टीचर उन्हीं को पूछती थी। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी। यानी मेरी माँ मुझे पढ़ा तो देती, पर उनको इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई नहीं आती थी, सिर्फ हिंदी मीडियम की आती। अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते, मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की। यानी पिताजी पढ़ाते थे पर मेरा मन नहीं करता था कि मैं पिताजी से पढ़ूं। मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से आने के साथ ही मेरी कॉपी किताब सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं तक पहुंच चुका हूँ। लेखक कहता है मैं 8वीं कक्षा तक उनकी मेहनत के बल पर ही आ पाया हूँ, क्योंकि पिताजी मुझे पढ़ाते। एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी, पिताजी ने मना कर दिया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। यानी लेखक ने कहा होगा कि मैं तो पिकनिक पर जाऊंगा, पिताजी ने मना किया, लेकिन माँ और पिताजी में फिर आपस में झिकझिक होने लग गई। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया, और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार कर दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। कहते हैं पहले मुझे प्यार से समझाया गया, मैं नहीं माना, धमकाया गया, डांटा गया, 2-4 चांटे लगाए गए, पर मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं नहीं माना। कभी डोनेशन या सालाना, मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है। नहीं आ रही आ रही है मैम, आ रही है कुछ लोगों का आ रही है मैम। मैम चालू करो, कुछ भी बोल रहे हैं। मैडम, आ रही है मैडम। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आ रही है मैम, आ रही है मैम। लेखक कहते हैं कि एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। जब लेखक ने कहा होगा कि मुझे भी पिकनिक पर जाना है, तो उनके पिताजी ने मना किया, और लेखक ने जब जिद की तो माँ और पिताजी के बीच में झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया, और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। मैम कोणाचं तरी माइक अनम्यूट आहे।
हाँ मैं बेटा वही देख रही थी, क्लास डिस्टर्ब होती है, आप लोग ध्यान नहीं देते। किसी का तो देखो मैम अभी तक भी चालू है। टीचर डबल डबल आवाज आती है। कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियां लाता तो पिताजी जलना पड़ते। कहते जब स्कूल से कभी कोई डोनेशन मांगी जाती या ईयरली जो एनुअल फंक्शन होता है यानी सालाना जलसा जो होता है, यदि उसके लिए मेरे पिताजी से पैसे मांगे जाते तो पिताजी जलना पड़ते। 1-2 रुपए देते भी तो मैं अड़ जाता कि बाकी लड़के 10-10 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1 ही 2 ले जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से बात की पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी, यानी माँ भी कहती थी कि तुम्हारे स्कूल वाले फालतू के खर्चे करवाते और इसके लिए हम पैसे नहीं देंगे। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। वर्षगांठ यानी जन्मदिन, ठीक है, या फिर हैप्पी बर्थडे जिसको हम बोलते हैं। उसका कोई मित्र होगा जो क्लास में पढ़ता होगा, रमन, उनकी वर्षगांठ थी, मैं कभी भूल नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकिला घर पहुंचा था। मैं शायद रमन से भी ज्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतजार कर रहा था। लेखक कहते हैं कि मैं खुद रमन से ज्यादा उसकी वर्षगांठ का इंतजार कर रहा था, क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियां का जो चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। यानी रमन बताता हुआ कि मेरी वर्षगांठ आने वाली है, यानी मेरा जन्म दिवस आने वाला है, उसमें मेरे घर पर पार्टी होगी, पूरा घर सजाया जाएगा, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, बहुत सारे बच्चे आएंगे, हम लोग बहुत सारा खेल खेलेंगे। ऐसी बातें रमन ने बहुत सारी बताई होंगी। तो उस बच्चे के मन में उत्साह हो ही जाता है कि मैं भी मेरे मित्र के जन्मदिन में जाऊंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया, यानी डांट दिया, नहीं जाना है। मैंने जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया, गाल पर निशान लाल हो आए। उसी दिन बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ पड़ी थी। यानी माँ ने जब बच्चे के चेहरे पर हाथ घुमाया तो ऐसे प्लीज नहीं करिए। सबको म्यूट कर दीजिए। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया, नहीं जाना है। मैंने जोर जोर से लड़ना, जिद मचाना, रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया, गाल पर लाल निशान उभर आए। उस दिन पहली बार माँ ने मेरे गालों पर उंगलियां फेर रो पड़ी थी और पिताजी से लड़ रही थी। यानी माँ ने जब बच्चे का मुंह देखा कि उस पे हाथ पे उंगलियां छपी हुई हैं तो वो रो पड़ी और पिताजी से लड़ने लगी। पिताजी को भी शायद पछतावा हुआ था। माँ ने मेरा मुंह धुलवाया, गाल पर दवाई लगाई और बाजार से बिस्किट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया, यानी एक बिस्किट का डिब्बा देने के लिए। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। यानी पिताजी ने अपनी गलती को छिपा लिया कि मैंने अपने बच्चे को मारा है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सीढ़ियों से गिर गया इसीलिए उसके मुंह लाल पड़ गया है और हल्दी लगी हुई है, पर मैंने तो फिर भी कहा कि तुम रमन के जन्मदिन में जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने कि झूठे मक्कार निर्दयी हैं, मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी की जादुई देश में आ गया हूँ। ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबिन्स यानी फीते, प्रेजेंट्स यानी उपहार, ट्राफियां, गुलदस्ते या सज्जा, उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी, उसके माँ बाप इतने खुश थे। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया कि तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। जब वापस आया बच्चा तो सबसे पहले उसने अपने पिताजी से पूछा कि आप मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा व आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। शायद धीरे धीरे इसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। यानी लेखक कहता है कि मेरे अंदर
एक ऐसी चीज पैदा हो गई जो पिताजी की दुश्मन थी, जो पिताजी ने मेरे साथ किया उसका बदला लेना चाहती थी, क्योंकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे। यानी जितने बेकार उसको पिताजी के विचार लगते थे उतनी बेकार पढ़ाई भी लगती थी। अतः पढ़ाई से भी मुझे उतनी ही चिढ़ हो गई थी जितनी पिताजी से। घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू के आगमन के साथ ही तंग हाली और भी बढ़ गई थी। यानी क्योंकि 2 भाई बहन और पैदा हो गए, खर्चा बढ़ गया, तो पैसे की तंगी और ज्यादा हो गई। शायद इसी वजह से मैं ज्यादा विद्रोही हो गया था। बात बात पर पिटना एक आम बात हो गई थी। धीरे धीरे पिटने का डर भी दिमाग से काफूर हो गया, क्योंकि ज्यादा जब बच्चा पिटेगा तो उसको पिटने का डर नहीं रहेगा, उसे लगा 1-2 चाटा ही तो मारोगे, मार लो। और मैं दुस्साहसी हो पिताजी के हाथ उठाते ही घर से भाग खड़ा होता। यानी जब पिताजी मुझे मारने को तैयार होते मैं घर से भाग जाता था। बस पढ़ाई पिछड़ती गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना करियर चौपट करने तक में मुझे एक मजा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा नहीं हो सकता। यानी वो जानबूझ के नहीं पढ़ता था कि इनको मुझे परेशान करना है। मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मैं मेहनत करके 3rd आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वो रिपोर्ट देखते ही खींचे थे। यानी पहले बच्चा 7th पोजीशन लेके आया, नेक्स्ट ईयर वो 3rd लेके आया, लेकिन फिर भी पिता खुश नहीं हुए। चाहे कितना भी घोल कर पिला दूं, पर तू रहेगा 3rd का 3rd ही। मेरा मन अपमान से तिलमिला गया। सोचा चीख कर कहूं अगले साल मैं फेल होऊंगा, फेल। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी से उमंगता से घर लौटता तो बैठक में ही पिताजी मिलते। कैसा किया पेपर? मैं खुश होकर कहता अच्छा, पर पिताजी के होठ बिदक जाते। कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आओगे। खींच कर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर पर उनका सामना करने से कतराता, चिढ़ता और माँ के सामने भुनभुनाकर अपना आवेश व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ साथ उसने पिताजी और माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया था। मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई थी। यानी जो छोटी बहन थी शालू, वो माता और पिताजी का कहना मानती थी, तो लेखक को उससे भी चिढ़ होगी। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती थी, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में शांति मिलती थी। इस महीने पैसे की ज्यादा परेशानी है। टेरीकॉट कलर कड़क कॉलर वाली बुशर्ट जरूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है? बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा। साइकिल पंचर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटवाऊंगा, माथे पर फुलाकर संवारूंगा। कर ले जो कर सकते हैं मेरा। यानी लेखक ने सोचा कि इस महीने पैसे की ज्यादा परेशानी है तो मैं नई शर्ट भी लूंगा, घड़ी क्यों नहीं है घड़ी भी लूंगा, बिना घड़ी के पेपर नहीं दूंगा। साइकिल पंचर हो गई तो कोई बात नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। अपने बाल कटवाऊंगा, उन बालों को फुलाकर माथे पर रखूंगा। पिताजी को जो करना है कर ले। कई बार मन करता कोशिश करके एक बार फर्स्ट आ ही जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता नहीं ये तो पिताजी की जीत हो जाएगी, वैसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे कि मैंने कहा था इसलिए फर्स्ट आया। और खुश भी तो होंगे, मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते, ठीक है मत पढ़े लिखे करे सारे दिन मटर गश्ती, मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कुली कबाड़ी के काम पर लगा देता हूँ। ये देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया ही था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुंचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोनिया टिकाए निशब्द कातर रो रहे हैं। मैं सन्नाटे में खिंचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। पिताजी का ऐसा बेहद निराश आकुल व्याकुल रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिता को इतना बेवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसे ही अवश्य मजबूरियों के बीच रोए होंगे मुझे लेकर? यानी पिता को रोते देखा। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार न था। उन्होंने मुझे गले लगाया, उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे दुख की नहीं खुशियों के थे। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे। मेरे अपने ही आंसुओं की धार से मैं निशब्द कह रहा हूँ, पिताजी मैं संधि चाहता हूँ, मैं संधि चाहता हूँ। मतलब आपकी और मेरी जो लड़ाई है उस लड़ाई को मैं समझौते के माध्यम से खत्म करना चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि वो पिताजी जो थे बच्चे को प्रेम तो करते थे, परंतु वो चाहते थे कि वो बहुत अच्छा बने, जीवन में कुछ ऊंचा करे, और बच्चे ने उन्हीं सभी चीजों को
नकारात्मक रूप दे दिया अपने अंदर, जिससे उसको ये लगा कि जो पिताजी चाहते हैं वो तो मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि पिताजी जो चाहेंगे वो मैं बिल्कुल नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर मैंने वो कर दिया तो पिताजी खुश हो जाएंगे, तो वैसा मैं नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो उनसे भी नफरत करने लगा। किलकना मतलब खुशी में चिल्लाना, डपटना मतलब डांटना, मटर गश्ती मौज में घूमना, पारावार सीमा आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, अबाक खड़ा रहना, अचंभित हो जाना, काफूर होना, गायब हो जाना, नीचा दिखाना, अपमानित करना, तिलमिला जाना, गुस्सा होना, चौपट करना, बर्बाद करना, पारावार न रहना, सीमा न रहना। एक शब्द में उत्तर लिखो, बेटे की मातृभाषा, यानी जहां हमने जिस देश में जन्म लिया है, हमारे परिवार में जो भाषा बोली जाती है, हम अपनी माता पिता से जो भाषा सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है। तो मातृभाषा हिंदी थी। बेटे की शिक्षा का माध्यम, क्योंकि बेटे की शिक्षा का माध्यम एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में कराया था, तो शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से थी। रमन के जन्मदिन पर न जाने देने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह, उसने बहुत ज्यादा घर में हल्ला मचाया कि मुझे उसके जन्मदिन में जाना है, देखना है। उसके बदले में उसे थप्पड़ मिला, और थप्पड़ मिलने के बाद जब माँ पिताजी से लड़ने लगी, पिताजी को भी अच्छा फील नहीं हुआ। माँ ने जल्दी से पैसे पकड़ाए, एक बिस्किट का डिब्बा मंगवाया रमन को देने के लिए, पिताजी के साथ उसको जन्मदिन में भेज दिया। नुक्कड़ की दुकान से घर लौटने पर बेटे द्वारा देखा गया दृश्य, बेटा ने जब सोचा कि अब ये घर जाएंगे, घर पर जाकर ऊधम मचाएंगे कि मैं क्या कर रहा था, तब उसने देखा कि पिताजी गली में ही खड़े हुए हैं, एक दीवार से कोनी टिकाकर और देख रहे हैं। एक बेबस पिता को देखा जो अपनी आंखों से अश्रुधारा जिनके बह रही है, वो रो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के जिस उज्जवल भविष्य को चाहा था वो तो अब उन्हें बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। कारण लिखो, अंग्रेजियत वाले परिवारों के बच्चे का दबदबा रहता था। क्यों? क्योंकि वो क्लास में धड़ाधड़ बेबाक बिना डरे इंग्लिश बोलते थे, इसीलिए उनका दबदबा रहता था। पिताजी झल्ला पड़ते थे जब पिताजी देखते थे पिताजी इसलिए झल्ला पड़ते थे क्योंकि जब पिताजी देखते थे कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, क्लास में उसकी कोई रैंक नहीं आ रही है। लड़की की माँ उसे पढ़ा नहीं पाती थी, लड़के की माँ उसे इसलिए नहीं पढ़ा पाती थी क्योंकि जो किताब थी वो अंग्रेजी माध्यम की थी और लड़के की माँ हिंदी माध्यम की थी। ऐसे प्रश्न बनाओ जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। साइकिल, तो अगर साइकिल में पंचर हो जाएगा, अगर किसमें पंचर होने पर वह पेपर देने ऑटो रिक्शा से वापस आएगा? साइकिल में। बेसब्री, छपी पर्चियां, पारावर, इन सबके प्रश्न आप खुद बनाइएगा। लाल परी के जादुई देश की विशेषताएं थी, वहां लाल गुब्बारे थे, बहुत सारे प्रेजेंट्स थे, बहुत सारे क्या कहते हैं वहां पर सजावट की चीजें रखी थी, रिबन्स थे, तो ये सब चीजें थी। इन सब चीजों को देखकर बच्चे को, जब बच्चा रमन के जन्मदिन में गया तो उसको ऐसा लगा जैसे वो किसी जादुई देश में, जादुई परी के देश में आ गया हो। पाठ में आए हुए उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द ढूंढो तथा उनके उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके मूल शब्द लिखो। तो ये आपको लिखना है। मैं आपको पहले पेज से 2-3 शब्द बताए देती हूँ उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे बाकी के पेजों से उपसर्ग और प्रत्यय आप ढूंढ के लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। उपसर्ग वे होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं, मूल शब्द के, यानी ऐसे शब्द के जिस शब्द का अर्थ तो होता है परंतु उपसर्ग लगाने के बाद उसका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। और प्रत्यय वो होता है जो किसी भी शब्द के पीछे लगा होता है और पीछे लगकर वो नए शब्द बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द है विद्रोही, ये ऐसा शब्द है इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। वि इसमें उपसर्ग है, द्रोह इसमें मूल शब्द है और ई इसका प्रत्यय है। वे प्लस द्रोह प्लस ई, ठीक है। तो ये ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है और मूल शब्द भी है, ठीक है। अंग्रेजी, अंग्रेज प्लस ई, अंग्रेजी, यानी जो पहला शब्द होगा उसका अर्थ होना ही चाहिए और ई इसमें प्रत्यय है, ठीक है। उसके बाद है अंग्रेजियत, अंग्रेज प्लस ईयत, अंग्रेजियत, ठीक है। उसके बाद है आगे देखिए, मैडम एक विचारू? बेसब्री, बे प्लस सबरी, बे प्लस सब्र, सब्र मतलब होता है कि उसके बाद है इंतजार।
इंतजार नहीं होगा, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है। पछतावा होगा, पच प्लस तावा, है ना। निर्दयी होगा, निर प्लस दई, है ना। पीछे उसके किसी को बाद लिखना है। मैडम एक विचार, उसके बाद लॉन्ड्री म्हणजे काय? आक्रोश, विद्रोह, वे प्लस द्रोह, मैडम विरुद्ध, विद्रोह म्हणजे वे प्लस रुद्र। मैम विद्रोह का मतलब क्या? विद्रोह मतलब होता है कि हम कोई जैसे मैंने कोई रूल बनाया है, उस रूल को तुम बिगाड़ दो और अपनी चीज चला दो, मतलब मेरे बनाए हुए रूल का तुमने विद्रोह कर दिया। प्लस साहसी, दुस्साहसी, ठीक है। तो ये जो शब्द है इनको आपका इसमें उपसर्ग और प्रत्यय लिखना है, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग इस दोनों पार्ट की रीडिंग करिएगा घर पे, क्योंकि आप लोग क्लास बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि हर बार ये कोशिश की जाती है आपको बता के कि जिसका नाम, सबको मौका मिलेगा, जिसका नाम लिया जा रहा है सिर्फ वही बोलेगा। उतनी देर में आप सब लोग शुरू हो जाते हैं, टीचर मैं बोलूं मैं बोलूं मैं बोलूं, आपको टीचर पर विश्वास नहीं होता है, जिसके कारण हमारी क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर मैंने आपको फिर बोलने की परमिशन नहीं दी, मैं खुद दूसरा चैप्टर पढ़ाने लग गई, ठीक है। तो आगे से या तो आप अपनी इस चीज पे कंट्रोल करेंगे, नहीं तो आपको बोलने के लिए नहीं मिल पाएगा। अगर हमारे पास पर्याप्त समय, सिर्फ 1 घंटा मिला है हमें पढ़ने के लिए, एग्जाम्स आने वाले हैं हमारे, और हम एक दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे से हाँ, मुझे लगता है कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। आज के लिए इतना। तो अभी हमारी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। टीचर बाय मैम, थैंक यू। सॉरी।